श्री जयशंकर प्रसाद जी, प्रिंसिपल इंचार्ज इंजीनियरिंग कॉलेज श्री मनीष कुमार जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मोहम्मद तबीब रजा जी, कॉलेज के एग्जाम कोऑर्डिनेटर श्री नितेश कुमार जी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के प्राचार्य श्री ए.जी. कश्यप जी, यहाँ मौजूद इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी अन्य अध्यापकगण, बच्चों के जितने भी यहाँ के आए हुए अभिभावकगण, अन्य जो भी संस्था के अतिरिक्त गणमान्य जनतागण और सबसे महत्वपूर्ण जिनके से हम लोग यहाँ पे आए हैं, इस इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी छात्र और इस मेधा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर चौथी स्थान से लेकर 10वें स्थान तक प्राप्त करने वाले सभी बच्चे, जो कि ना कि सिर्फ इस कैंपस के, ना कि सिर्फ इस जिला के, अपितु इस पूरे राज्य के और देश के भविष्य में मेरे सामने बैठे हैं। मैं जिला पदाधिकारी के नाते आज इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 पे आप सभी का दिल से अभिनंदन और इस्तेमाल करता हूं। यह सब कंपटीशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और समय समय पे हमें इन सब प्रतियोगिताओं में शरीक होना चाहिए। उससे हमें यह आकलन होता है कि हम लोग इस समय अपने बुद्धिमत्ता के स्तर पे किस जगह पे खड़े हैं और इस सभी कंपटीशन से हमें अपनी प्रतिभा को निखारने का एक बहुमूल्य मौका मिलता है। स्थान जो भी प्राप्त हुआ, हमें इस चीज का आत्मांकन करना और अनुश्रवण करना आवश्यक है कि हम लोग अगर कोई हमसे कम रह गए तो किस कारण से रहे और किस कारण को उन चीजों को अगर सुधारेंगे तो हम फिर जीवन में आगे जाएंगे। इसी को कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब यही है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में हार सब होता ही, या तो हम प्रयास करने में जीतते हैं या उस प्रयास करने से अगर हम विफल होते हैं तो उससे सीखते हैं। हार सब किसी अगर किसी भी प्रतियोगिता में हम पार्ट लेते हैं तो हमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ प्रतियोगिता में अपने आप को शरीक करना चाहिए और उसके बाद अगर हम नहीं हैं तो अगर नहीं किसी वजह से उत्तीर्ण हो गए तो उसका आकलन करना चाहिए। क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण दिवस है, विज्ञान दिवस, और विज्ञान का मतलब ही होता है लॉजिकल रीजनिंग। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू हैव दैट लॉजिकल रीजनिंग। One should always question everything which we see in front of our own eyes. We shouldn't accept anything just on the face value. Everything has a reason. अगर एक पत्ता भी पेड़ पे गिर रहा है तो उसका एक कारण है। हम लोग बचपन में छोटी-छोटी क्रियाएं करते हैं और हर चीज में विज्ञान इन्वॉल्व है। आप छोटे बच्चे थे, झूले पे कूदते थे, कोई झूला से नीचे धक्का दिया, झूले से ऊपर गया, वापस आया। It's a simple concept of oscillation, जो कि हम बाद में फिजिक्स में पढ़ते हैं। गेंद लेके टप्पा खाया, ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, हमको कितना ऊंचा बैठ खाना लाना है। गेंद नीचे आया, इट्स अ सिंपल कांसेप्ट ऑफ ग्रेविटी व्हिच वी लर्न लेटर ऑन व्हेन वी स्टडी। न्यूटन के 3 प्रिंसिपल हम लोग लगातार अपने जीवन में हर जगह देखते हैं, लेकिन बाद में जब हम लोग पढ़ने आते हैं फिजिक्स के उसमें तो मात्र हम सीमित कर देते हैं अपने रट्टू विद्या को। First principle is equals to b plus u plus ab. Second principle is s equals to ut plus half at square. Third principle is equals to b square is equals to u square plus 2a. ये रटने से नहीं होगा। विज्ञान का मतलब ही होता है एप्लीकेशन। Till the time your mind is not developed enough, you don't have that lateral thinking within you that you can perceive and see things out of your applicative mind for every single principle of science. साइंस का मतलब ही है कि लगातार उस पर सोचना और विचार करना है। किसी भी चीज को उसके बात पे नहीं ले जाना है, उसके ऊपर सवाल खड़ा करना है। विज्ञान का मतलब ही है थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। कोई चीज आज एग्जिस्ट कर रही है, उसको क्वेश्चन करेंगे, सीखेंगे, फिर उसके बाद कुछ उसमें चेंजेस आएंगे, एक नई चीज सिंथेसिस होगी। और जब भी हम पढ़ाई करें, चाहे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हो, इंजीनियरिंग कॉलेज के हमारे युवा गण भी बैठे हैं, हर चीज को पढ़िए ऐसे कि आपको किसी को पढ़ाना है, उसको सरल शब्दों में समझना है। हर कॉन्सेप्ट को एक सरल भाव में समझने की कोशिश करें। आज एक महान विभूति का दिन है।
सर सीवी रमन, मात्र सीवी रमन नहीं, सर शब्द लगा था उनके साथ। और ये सर शब्द की उपाधि देश में नहीं दी गई थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दी गई थी। उनके बुद्धिमत्ता के सामने पूरी दुनिया झुकी और वो झुकी क्यों? इसका कारण 1929 में उनको सर की उपाधि मिली थी और 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। और वो मात्र सिर्फ पहले भारतीय नहीं थे, पूरे एशिया में पहले व्यक्ति थे जिनको विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सर सीवी रमन। हमें ये तो पता है सर सीवी रमन साहब, हम ये भी सुने हैं। पहला हमारा पंकज नाम था, बच्चे क्या नाम था? तनु जाके बोला रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट है क्या? क्या चीज है रमन इफेक्ट? क्या है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसके लिए उनको इतनी बड़ी उपाधि दी गई? किसी भी कॉन्सेप्ट को सरल फॉर्म में समझना है। कोई बता सकता है यहाँ पे क्या है रमन इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन सेवरल कलर्स। उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एप्लीकेशन क्या प्राप्त हुआ? ऐसी दुनिया में क्या बहुत बड़ा बदलाव आया उस चीज से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट से पूरी प्रणाली बदल गई। वो क्या चीज है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ये जो है कलर्स का नहीं बेटा, आपने प्रयास किया, वही बहुत अच्छी बात है। वेरी हैप्पी एट दिस राइट, बट किसी भी कॉन्सेप्ट को उसके बेसिक पे जाके समझिए, एकदम जड़ पे। हर कॉन्सेप्ट बहुत सरल है, अगर उसको समझने के लिए वो साइंटिफिक बैक ऑफ माइंड है, उसको समझने का एक सरल फॉर्म में समझने का उसका प्रयास करते हैं। सीवी रमन साहब 1917 में कोलकाता में प्रोफेसर थे। 1921 में उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बुलाया गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रोफेसर थे। 1921 पूरी दुनिया के लिए वो बहुत बड़ा समय था जब सीवी रमन साहब सिंध से जा रहे थे। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की जो कि आने वाले समय में पूरी तब्दीली करती पूरे विषय के ऊपर। उन्होंने ऑब्जर्व ये किया, क्योंकि उससे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो था लॉर्ड रायली साहब का। लॉर्ड रायली साहब का कॉन्सेप्ट था कि अगर आकाश नीला है उसी की वजह से समुद्र भी नीला होगा। इसी चीज को लगातार लोग मानते हुए चल रहे थे। जब समुद्र से गुजर गए थे सिर्फ सीवी रमन साहब, उन्होंने जब इस चीज को ऑब्जर्व किया, वो बोले कि ऐसे नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो फिर जब सूर्य डूब रहा है तो फिर समुद्र लाल क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि उस समय तो आकाश में लालिमा छा जाती है। उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया, उन्होंने उसको समझने का प्रयास किया और उन्होंने एक बहुत बारीक चीज देखी, क्योंकि कोई भी लाइट आती है, लाइट में एनर्जी फोटॉन्स मिलती है। जब फोटॉन्स स्ट्राइक करता है तो उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज ऑब्जर्व की, जब वो प्रिज्म से उसने देखे कि जब लाइट स्ट्राइक की तो मैक्सिमम लाइट इलास्टिक कोलिजन कर रही है और फोटॉन जितनी एनर्जी से एंटर कर रहा है उतने से निकल रहा है। लेकिन करोड़ों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक रेडिएशन ऐसी थी जिसकी वेवलेंथ चेंज हो गई, क्योंकि वो या तो एनर्जी एब्सॉर्ब की है, एनर्जी को डिसिपेट की, जो वो मॉलिक्यूल से टकराई थी, यानी उसमें कुछ चेंजेस आया जो कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को, एनर्जी को चेंज किया। ये जो कांसेप्ट था, और उस लाइन को जो वो वेवलेंथ बदली, यानी एक वेवलेंथ बढ़ी और एक वेवलेंथ घटी, करोड़ों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से वो एक, उसमें जो चेंज आया वेवलेंथ का, उस लाइन को बोला गया रमन लाइन। और उस चेंज ऑफ रमन लाइन में जो ये डिफरेंस आया उसको बोला गया रमन इफेक्ट। और इससे जो स्पेक्ट्रोस्कोप बनाया गया उसको बोला गया रमन स्पेक्ट्रोस्कोप। अब इसको समझिए कि ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से पूरी दुनिया में बदलाव क्या आया जिसकी वजह से उनको नोबेल पुरस्कार मिला? क्योंकि इससे हम किसी भी मॉलिक्यूल के एटॉमिक लेवल पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को रीड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव पैदा किया पूरे विज्ञान के क्षेत्र में। वहां ये क्वांटम फिजिक्स की सबसे बड़ी खोज थी, ये ऑप्टिक फिजिक्स की सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि इससे जो बदलाव आया आज की डेट पे, आपकी कोविड-19 की जो मशीन काम की वो भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काम की। आज की डेट पे आपके एयरपोर्ट पे जितनी भी मशीनें स्कैन करते हुए आपके सामानों को जाती है उसमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज की डेट पे आपकी जो बड़े से बड़ा कैंसर का डिटेक्शन है, जो सबसे टफेस्ट कैंसर का डिटेक्शन है, ग्लायोब्लास्टोमा
ब्रेन कैंसर को डिटेक्ट कर सकता है, लाखों जो आपके न्यूरॉन्स के बीच में से, उसको ऑब्जर्व करने वाला वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोप है। चांद में जो सैटेलाइट गई, उसमें जो रोवेटर था, उसमें 2 इंस्ट्रूमेंट रमन इंस्ट्रूमेंट्स थे। ऐसे अनगिनत चीजें हैं जो आज की डेट पे नए से नया एलिमेंट आता है, चाहे ग्रेफीन हो, चाहे अमोर्फस कार्बन हो, चाहे कार्बन नैनोट्यूब हो, ऐसे जो एडवांस लेवल के एलिमेंट है जो पूरी मानव सृष्टि में बहुत बड़ा बदलाव पैदा कर सकते हैं, उनको समझने की जो हमें कोई चीजों को समझने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोप है। अगर जहां पे भी किसी भी एलिमेंट में किसी भी मॉलिक्यूल और एटॉमिक और उसके न्यूक्लियस लेवल पे अगर हमें समझना है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसमें क्या केमिकल चेंज हो सकता है, उस पूरी चीज को जब भी समझा जाएगा वो देर पूरी सृष्टि को रमन इफेक्ट के दिया, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने दिया। ये ताकत थी जो पूरी की पूरी सृष्टि को वहां से पूरे की पूरी विज्ञान के क्षेत्र को पूरी दुनिया में बदल दी। और आज की डेट में भी क्वांटम फिजिक्स के सबसे बड़े आविष्कार को ये माना जाता है। तो ये बात इतने एक्सप्लेन हम इसलिए किए क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से विज्ञान में आपको कुछ भी पढ़ना है उसको कॉन्सेप्ट के लेवल पे पढ़िए, सरल भाव में पढ़िए कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको किसी न किसी को समझाना है, बताना है। और ये मान के चलिए हम जिस एमबीए जहां से किए हैं, आज के देश में वो इंडिया का 3rd रैंकिंग एमबीए कॉलेज है और जितना बड़ा आपका कैंपस है उससे 1/10 कैंपस उसका होगा फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन पत्थर और दीवार किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं बनाते हैं, आप बनाते हैं और आप भी यहाँ पे जितने टीचर्स हैं वो बनाते हैं। बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूशन वहां के जो बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां के जो अध्यापक हैं उनके दम पे है, ना कि वो कितना बड़ा कैंपस है या उसमें कितनी बड़ी पत्थर और ईंट और सीमेंट लगी हुई। आप अगर चाह लेंगे तो इस देश के नंबर 1 कॉलेज बनने की आप में कुवत है, आप वो कर सकते हैं। लेकिन उसको एक जुट होकर वो सपना देखना है आपको, और कोई भी सपना बंद आंखों से नहीं देखा जाता। एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो इस देश के वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट रहे, उन्होंने ये लाइन बोली थी, ड्रीम्स आर नॉट दोज व्हिच वी सी व्हाइल स्लीपिंग, ड्रीम्स आर दोज व्हिच वी सी फ्रॉम आवर अवेकिंग आईज। यानी जो हम सोते हुए देखते हैं वो सपने नहीं है, जगी हुई आंख से जो सपने देख रहे हो वो सपने। और कोई भी सपना का कोई अर्थ नहीं है अगर उस सपने के साथ गोल नहीं। हर सपने के साथ अगर लक्ष्य है तभी उस सपने की कीमत है। तो आप दिन में सैकड़ों जो है सपने देखते रहेंगे उसकी कोई अर्थ नहीं है अगर उसके साथ लक्ष्य अटैच नहीं। एनी कमिटमेंट विदाउट कंसिस्टेंसी डजंट होल्ड एनी वैल्यू। आप आज कमिट कर रहे हैं कि 5 साल तक पढ़ाई करेंगे और अगले दिन सुबह तक पढ़ाई करेंगे, अगर एक दिन ये चीज करते हैं उससे कुछ हल नहीं मिलेगा अगर उसके साथ कंसिस्टेंसी नहीं जुड़ी हुई है। ये दिन तक दिन प्रतिदिन करना पड़ेगा, वो यूनिफॉर्मिटी रहनी पड़ेगी, तब आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे बिहार के बच्चों से ज्यादा काबिल इस पूरे देश में कोई भी नहीं है। हम इस देश we are the most intelligent crowd in this country. Only thing is that we need to discipline ourselves और एकजुट होकर राइट माइंडसेट के साथ काम करना है। और ये जो समय आपका जीवन का है, दिस इज द गोल्डन टाइम पीरियड। इस समय जो परिश्रम मेहनत करेगा, जितने लोग आप बैठे हैं सब बराबर का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे, कुछ हासिल करेंगे जिनकी अर्जुन की और वो मछली की आंख की तरह से एकदम स्पष्ट क्लैरिटी होगी अपने विजन को लेकर, जिसमें वो क्लैरिटी होगा वो हासिल करेगा। कंसिस्टेंसी विद कमिटमेंट, ड्रीम विद गोल, और ये जब आप करेंगे आप मान के चलिए कि आप हासिल करेंगे। आज का युग कोई शहर में रहने वाला और गांव में रहने वाले के लिए अलग नहीं है। एवरीबॉडी हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी। रीजन भी क्योंकि आज का युग इंटरनेट का युग है, सबके पास मोबाइल है, एवरीबॉडी हैज वर्ल्ड वाइड वेब। जितनी पढ़ाई आपको करनी है 100 रुपए के रिचार्ज में आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेट को आप कितने अच्छी तरह से उपयोग करते हैं ये आपके ऊपर है। उस पे अपना समय व्यर्थ करेंगे तो आप समय व्यर्थ करके आप सब कुछ गवाएंगे। लेकिन आज का जब इंटरनेट का युग है तो आज की डेट में कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। मेरी 50% आईएएस का प्रिपरेशन हम मोबाइल पे और इंटरनेट पे किए बिना कोचिंग के। किसी कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। शिद्दत होनी चाहिए पढ़ाई करने की और आप
हौसले के साथ करेंगे, उस जज्बे के साथ लगेंगे, मेरा मानना है कि ये कॉलेज अपने आप में ना कि इस राज्य में अभी कुछ पूरे देश में कीर्तिमान हासिल करेगा। जहां भी के साथ वाणी को समाप्त करेंगे और इस बात को मजबूती से याद रखिएगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने लक्ष्य के साथ, बिना लक्ष्य के सपने नहीं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ